सभी छात्रों को सुबह का नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नगरों के प्रकार। जनसंख्या के प्रकारों का निर्धारण स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के आधार पर शिक्षित अशिक्षित का शिक्षा के आधार पर किया जाता है। उसी प्रकार नगरों के प्रकारों का निर्धारण करने के लिए कोई आधार निश्चित करना होगा जो सभी नगरों के वर्गीकरण पर लागू हो सके, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में भिन्न भिन्न विशेषताएं विद्यमान हैं। इसलिए नगरों के प्रकारों का निर्धारण किसी एक गुण, लक्षण या आधार के अनुसार नहीं किया जा सकता। नगरों की इसी बहुगुणीय विशेषताओं के कारण समाजशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नगरों की कोई एक विशेषता का आधार चयन करके नगरों के प्रकारों का बताया है। नोएल पी जिस्ट और एल ए हेल्बर्ट ने नगरों के निम्न प्रकार बताए हैं। इनमें पहला है उत्पादन के केंद्र के आधार पर नगर। इसमें वो नगर आते हैं जिनका विकास औद्योगिक उत्पादन के कारण हुआ है। भारत में अधिकतर बड़े नगरों का उद्भव और विकास औद्योगिक और उत्पादन के केंद्र दोनों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस प्रकार के नगरों को जिस्ट और हेल्बर्ट ने दो उपनगरों में विभाजित किया। पहला प्राथमिक उत्पादन केंद्र और दूसरा द्वितीयक उत्पादन केंद्र। प्राथमिक उत्पादन केंद्र वाले वो नगर हैं जो उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। द्वितीयक उत्पादन वाले वे केंद्र हैं जो कच्चे माल से उपभोग के लिए वस्तुएं तैयार करते हैं। ऐसे नगर भारत में मुंबई, चेन्नई, अलीगढ़, मुरादाबाद आदि हैं। व्यापार और वाणिज्य के केंद्र। इस प्रकार के में वो नगर आते हैं जिनमें मुख्य कार्य व्यापार और वाणिज्य का होता है। ऐसे नगरों का उद्भव और विकास समुद्र के किनारे बंदरगाह के रूप में होता है। ये समुद्र के मार्गों से अन्य देशों में व्यापार और वाणिज्य की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कालीकट, कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पोरबंदर आदि। राजधानी और प्रशासनिक केंद्र। ये वो स्थान होते हैं जो अपने राज्य की राजधानी होने के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका महत्व वहाँ पर राज्य की सत्ता और शक्ति का संचालन का केंद्र होने के कारण विकसित होते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर आदि। स्वास्थ्य और मनोरंजन के केंद्र। इस प्रकार के नगरों में जनसंख्या की जीविका यहाँ पर आने वाले पर्यटकों और स्वास्थ्य लाभ पाने वाले लोगों पर आधारित होती है। ऐसे नगर या तो समुद्र के किनारे बसे होते हैं अथवा पहाड़ों पर होते हैं। गर्मी के मौसम में ये स्थान ठंडे होते हैं। लोग छुट्टियां बिताने या मनोरंजन के लिए ऐसे स्थानों पर आते हैं। इन नगरों की नगरपालिकाओं और राज्य सरकारें अनेक ऐसे विकास कार्य करती है जिससे कि लोग इन स्थानों की तरफ आकर्षित हों और ये पर्यटन नगरियों के रूप में विकसित होते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। भारत में अनेक धार्मिक केंद्र ऐसे हैं जो अपने धार्मिक महत्व के कारण नगर और महानगर के रूप में विकसित हो गए हैं। वहाँ के निवासियों की आय के साधन आने वाले पर्यटक यात्री हैं। भारत में काशी, प्रयाग, बोध गया, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अमृतसर, तिरुपति, अजमेर, पुष्कर आदि धार्मिक महत्व के कारण नगरों के रूप में देखे जा सकते हैं। बहुशाखीय कारण, यानी कि कई नगर ऐसे भी होते हैं जिनमें एक कारक नहीं होता, बहु कारक होते हैं। जैसे पर्यटन केंद्र भी हो सकते हैं, औद्योगिक केंद्र भी हो सकते हैं और साथ में सांस्कृतिक केंद्र भी हो सकते हैं। उसी तरह से कामिली रोसिया ने भी नगरों का वर्णन किया है, नगरों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने बताया है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक नगर और एक निर्मित नगर। दूसरा होता है निर्मित नगर।
यानी कि प्राकृतिक नगर वह है जो समय के साथ प्राकृतिक स्थिति के कारण विकसित होते हैं। ये मुख्य रूप से प्राचीन नगर हैं। ये सामान्यतः समुद्र के तट पर, नदी के किनारे, पहाड़ी स्थानों पर स्वतः विकसित होते हैं। वहीं दूसरे प्रकार के जो नगर हैं, निर्मित नगर हैं, वो मानव द्वारा विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वह सभ्यता की प्रगति के साथ साथ विकसित होते हैं। इन्हें निर्मित नगर कहते हैं। और निर्मित नगरों के कालक्रमिक वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं। यानी तीसरा प्रकार क्या है, इसमें प्राचीन नगर है, मध्यकालीन नगर है, वह आधुनिक नगर है। जो आधुनिक नगरों की विशेषताएं हैं वो क्या है इसमें, जैसे जनसंख्या के आधार पर ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी के नगर में परिभाषित किया गया है। नगरों के प्रकारों का उद्भव कैसे हुआ, इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसे 5 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्रथम नगर, इसमें क्या है, इस प्रकार के नगरों का उद्भव है जो विकास के लिए कुछ प्रारंभिक पूर्वावस्थाओं का विकास होना आवश्यक है। कृषि के उत्पादन और खाद्य पदार्थ की बाहुल्यता का होना आवश्यक है। यानी कि जहाँ उत्पादन के साधन ज़्यादा थे, या फिर कृषि जो व्यक्ति की जो प्रारंभिक आवश्यकताएं, खान पान, भोजन हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती थी जहाँ पर, वहाँ पे नगरों का विकास अधिक हुआ। व नगरीय बस्तियाँ हैं जो अधिकांश नदियों के किनारे हुई, क्योंकि पानी की आवश्यकताओं से, पानी की आपूर्ति से ही खेती की आवश्यकताएं पूरी हो पाती है। दूसरा है वास्तविक नगर, रियल सिटीज़ है। क्लासिकल नगर सही अर्थों में संसार के वास्तविक नगर थे, जैसे यूनान, यानी यूनान जैसा नगर था जो वास्तविक व शास्त्रीय नगर अन्य प्रकार के नगरों के विकास के आधार बने। इस आधार पर समय, स्थान व आवश्यकता अनुसार अनेक नगरों का विकास हुआ। उसी तरह से हम कह सकते हैं व्यापारी नगर। व्यापारी नगरों के विकास के कारण यूरोप के सामंत समाजों की नगरीय यानी जो सामंती समाज थे यूरोप पे, उनका नगरीय समाजों में क्या हुआ, रूपांतरण हुआ और वो व्यापार करने लगे। वहाँ पे व्यापारी के रूप में ये नगर विकसित हो रखे, जैसे कपड़े के कारखाने लगे, सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थान बन गए। धीरे धीरे विनिमय के सार्वभौमिक स्थानों के रूप में ये विकसित हो गए और लोग वहाँ बसने लगे। इसमें नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिक नगर। संपूर्ण संसार में औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। कारखानों में वस्तुएं बनने लगी। कारखाने वालों ने वस्तुओं को सस्ता करने के लिए और लाभ में वृद्धि के लिए प्रयास किए। प्रारंभ में ऊर्जा का स्रोत कोयला था। जहाँ जहाँ कोयले के भंडार थे वहाँ औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई और धीरे धीरे जो वर्तमान में ये और भी बढ़ी गई। इससे संयुक्त परिवार में एकाकी परिवार में परिवर्तित हुआ, सामाजिक नियमों को तोड़ा, सामाजिक अपराध बढ़े, गंदी बस्तियां बढ़ी, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। ऐसे पहले के कालों में घटित नहीं हुआ। अमीर अधिक अमीर होते चले गए और गरीब और अधिक गरीब होते गए। प्रदूषण में वृद्धि हुई, आवास की समस्या में वृद्धि होती चली गई और अपराध और बाल अपराध में भी औद्योगिक या प्रौद्योगिक नगरों में वृद्धि हुई। इस तरह से औद्योगिक नगर समाज में विकास के साथ सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न करने लगे। उत्तर औद्योगिक नगर अर्थात वर्तमान के संदर्भ में भविष्य के नगर कैसे होंगे की कल्पना करना है। आज इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य संचार के साधन के कारण, सोशल मीडिया के कारण यह आवश्यक नहीं है कि लोगों को संचारण और नियंत्रण के लिए कार्यालय उनके साथ स्थित हो। कॉल सेंटर ने इस प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना को किसी भी स्थान पर स्थित करना संभव बना दिया है। अधिकारियों की भौतिक व शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। लोग संसार में किसी भी स्थान पर कार्य कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि नगरों के कई प्रकार हैं नगरों के प्रकार का कोई एक वर्गीकरण निश्चित नहीं किया जा सकता है। नगर धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक कोई विशेषता एक नहीं नगर की हो सकती। इसमें किसी नगर में कोई सी विशेषता पाई जाती है, किसी में कोई सी पाई जाती है। नगर के कार्य लोगों की आवश्यकताओं, समय व स्थान के कारण परिवर्तित होती रहती है। अतः यह कह सकते हैं हम कि भविष्य में नगरों के प्रकारों का कोई एक
प्रारूप शुद्ध, सटीक और सर्वमान्य निश्चित नहीं किया जा सकता। समय, काल व आवश्यकताओं के अनुसार नगरों का स्वरूप बदल सकता है और नए नए नगर विकसित होते रहते हैं। हम आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।